गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग हर दिन के द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे और जिस टॉपिक पे एडिटोरियल आया है उसका कुछ थ्योरी और बैकग्राउंड और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या जानने की आवश्यकता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज क्या है। आज का ये एडिटोरियल कॉलम में एक आर्टिकल था श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और आईएमएफ कैसे उसमें हेल्प कर रहा है। इसी के साथ उस आर्टिकल में ऑथर ने बात करी थी कि इंडिया का क्या रोल है, कि इंडिया कैसे आगे बढ़ के मदद कर रहा है बाकी कंट्रीज चाइना और जापान से पहले और ज़्यादा मदद कर रहा है। लेकिन क्या क्या फर्दर डाउट्स हो सकते हैं श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने में, और क्या क्या डाउट्स आईएमएफ के पास हैं कि शायद आईएमएफ इतनी एफिशिएंटली उसे हेल्प ना कर पाए। तो इस बारे में आर्टिकल था। और नेक्स्ट पेज पे एक एफएक्यू सेक्शन में, एक्सप्लेन सेक्शन में आईएमएफ कैसे काम करता है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, इस बारे में आईएमएफ के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। तो आज हमारा डिस्कशन भी उसी के अराउंड रहेगा। तो दिस इज द टॉपिक श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड आईएमएफ और बेल आउट। आज 27 मार्च है। तो आज का आर्टिकल हम देखते हैं। तो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये जो पूरा करंट अफेयर चल रहा है इसका हमारे एग्जाम में, प्री में, मेंस में क्या रेलेवेंस है, कहाँ पे रेलेवेंस है, अभी क्या हो रहा है, आज की क्या न्यूज़ आई है, और उसके बाद उस न्यूज़ से जुड़े कुछ की टर्म्स जो कि हमें जानना बिल्कुल ही ज़रूरी है, कंपलसरी है फॉर एन एस्पिरेंट टू नो दीज टर्म्स। क्या होता है इनका बेसिक, क्या होता है थ्योरी, क्या होता है बैकग्राउंड, आज के टाइम में क्या चला आ रहा है, वो है इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आगे हम देखेंगे क्या पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपके रेलेवेंस की। रेलेवेंस की बात आती है तो इसकी रेलेवेंस है आपके प्रीलिम्स में और मेंस में। बट इस पूरा जो ये पूरा जो टॉपिक है ये कोर इकोनॉमी वाला टॉपिक है। यहाँ पे हम इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करते हैं, एक्सचेंज रेट्स के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये इकोनॉमी और प्रीलिम्स एक टाइप से दोनों बहुत इंटीग्रेटेड वे में चलते हैं। प्रीलिम्स में ये बहुत रिपीटेड टॉपिक्स है बोथ इन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस लाइक यूपीपीएससी, फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बॉडी है, ठीक है, क्या उसके फंक्शंस हैं, उसका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेशन है, क्या क्या रिपोर्ट्स वो लाती है बॉडी, क्या क्या रिपोर्ट्स लाती है वो बॉडी, और कैसे कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फीचर्स हो गए। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ओवरऑल ओवरव्यू और होल पिक्चर, द बिग पिक्चर के जानने की ज़रूरत है कि इसका करंट कंट्री के टर्म्स में क्या इन्वॉल्वमेंट है। फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली 2022 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस और इंडिया का उसमें इन्वॉल्वमेंट। और तो सबसे पहले इसमें हमें करंट न्यूज़ और उसके एनालिसिस की बात करनी है, और जो जितनी भी बॉडीज़ के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं उनके बारे में, उनके रिफॉर्म्स के बारे में, और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानने की हमें मेंस के लिए ज़रूरत है। और मेंस में भी ये हमारे GS3 में आ सकता है। इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल बॉडीज जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, तो इनके बारे में जनरली GS3 में आता है जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हो। तो ये पूरा है इसका रेलेवेंस। इन इन वजहों की वजह से आपको जानने की ज़रूरत है, एंड ये स्पेशली प्री रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा है। तो सबसे पहले आज के न्यूज़ क्या आई थी, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स अप्रूवल
of 48 month arrangement विच श्रीलंका अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, आईएमएफ क्या है, कैसे काम करता है, क्या फीचर्स हैं इसके। हैज़ बीन वेलकम्ड बाय कोलंबो एंड इट्स क्रेडिटर्स। तो आईएमएफ ने बोला है कि हाँ, आपको पैसे की ज़रूरत है, हम आपका जो भी पैसे जो भी आपका फाइनेंशियल एड है, इतना अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एड है 2.9 बिलियन 48 मंथ्स के लिए हम इसे अप्रूव करते हैं। तो ये आईएमएफ श्रीलंका से कह रहा है। आईएमएफ ऑफिशियल्स आर आल्सो इन नेगोशिएशंस विद पाकिस्तान for a 1.1 billion bailout plan as the country faces a severe economic crisis। हम पढ़ेंगे ये वाला जो कीवर्ड है इकोनॉमिक क्राइसिस, इसका क्या बेसिक्स हैं। मार्क्ड बाय अ फॉलिंग करेंसी एंड प्राइस राइज। तो यही चीज कहीं ना कहीं आईएमएफ पाकिस्तान से भी कह रहा है। तो हम देख रहे हैं कि देश में अलग अलग कंट्रीज हैं इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं, कहीं ना कहीं हर जगह आईएमएफ का इन्वॉल्वमेंट है। तो क्यों होता है वो इन्वॉल्वमेंट, कैसे होता है वो इन्वॉल्वमेंट, क्या बैकग्राउंड है इसका, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इन दोनों श्रीलंका और पाकिस्तान में एक कॉमनैलिटी आज के समय में है, दोनों कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं। तो इसके बारे में और हम आगे जाने तो सबसे पहले देखते हैं कि हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है, कि व्हाट इज इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या होता है ये। इट इज अ सिचुएशन दैट हैपेंस व्हेन देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ अ सर्टेन कंट्री। कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस तब होता है जब या तो किसी देश के पास करेंसी की कमी हो, पैसा ना हो, या फिर उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बहुत गिर जाए, या फिर उसके पैसे की कीमत गिर जाए, तब होता है economic crisis। Significant drop in countries economic performance as seen by decreased production demand, increased unemployment and corporate failure। इसके अलावा करेंसी के एस्पेक्ट्स के अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस तब होता है जब कंट्री में प्रोडक्शन बहुत कम हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत कम हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही हो कंट्री में, लोगों की तरफ से डिमांड नहीं और आ रही हो, लोग जाके सामान खरीद नहीं रहे हों, लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हो, उनके हाथ में इनकम ही नहीं आ रही है, इनसफिशिएंट इनकम आ रही है, या जो इनकम आ भी रही है वो बहुत इन्फ्लेटेड है, उसकी कीमत बहुत कम है, उससे लोग सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। एंड कॉरपोरेट फेलियर, जितना भी कोई बिल्कुल भी बाहर से एफडीआई नहीं आ पा रहा है, एफपीआई नहीं आ रहा है, जितनी भी कंपनीज हैं सब बैंकरप्ट हो रही हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जाती जा रही हैं। और तो ये बेसिकली फैक्टर्स होते हैं कि कंडीशंस होती हैं क्यों क्यों कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर सकती है, या फिर क्या होता है इकोनॉमिक क्राइसिस जब किसी की अर्थव्यवस्था बहुत खराब चल रही हो, जब किसी देश की इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल पे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही हो, इन सारे फैक्टर्स की वजह से उसकी करेंसी की वैल्यू बहुत घट गई हो, ये होता है इकोनॉमिक क्राइसिस। अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, जैसे बैंकिंग क्राइसिस हो गया, जितने भी बैंक्स हैं उनके पास लोगों को वापस पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उसको बैंक रन कहते हैं, कि जब लोग अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ करने जाते हैं बैंक्स के पास, बैंक्स उन्हें पे नहीं कर पाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया कि कंट्री जो है जितना उसके इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से कंट्री जितना अर्न कर रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रही है, तो ये वाला एक इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। स्पेक्यूलेटिव क्रैश ये होता है जैसे क्रिप्टो करेंसीज हो गई, जैसे रियल इस्टेट हो गया, तो जिनकी कोई ऐसी टेंजिबल वैल्यू नहीं होती, जो एक बबल के पे चलती हैं, जो एक स्पेक्यूलेटिव वैल्यू पे चलती हैं, लोगों के इमोशंस पे चलती हों, कि लोग अपने मन से कोई ना कोई उसकी वैल्यू मान लेते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, उसकी कोई बैकिंग नहीं है, लोगों को कुछ नहीं पता उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन लोग उसमें बहुत भरोसा कर रहे हैं, लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए एक एक बिटकॉइन की कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन कल को अगर लोग ये समझ जाएं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो एक साथ सब लोग विड्रॉ करेंगे अपना पैसा, एक साथ वापस अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस लेंगे, और क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू है वो एकदम से घट जाएगी। तो जिस कंट्री ने क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, या किसी जिस इंडिविजुअल ने, वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाएगा। और इंटरनेशनल क्राइसिस कैसे कैसे होते हैं, जैसे ऑयल
प्राइस राइज हो गया, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में तेल की समस्या हो गई थी, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था। या गल्फ़ वॉर की वजह से जो है तेल की कीमत बहुत बढ़ गई थी। तो तेल जब बढ़ता है तो सब चीज़ें महंगी होती जाती हैं, कंट्री को और ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके जो सेविंग्स हैं सिर्फ तेल के खर्चे में ही चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्री जो है एक इकोनॉमिक डाउनफॉल में जाना शुरू कर देती है। तो इन प्रकार के इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। आगे हम इसके बारे में और देखते हैं कि क्या क्या रीजंस होते हैं कि कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकती है। ऐसे क्या एक्शंस कंट्री करती है जिसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस में उसे और ढकेल देते हैं। तो सबसे पहले, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इज मोर देन द अर्निंग, हेंस द फिस्कल डेफिसिट बिकम्स हाई। कंट्री अपने देश के ही अंदर जितना टैक्सेस से कमा रही है उससे ज्यादा कंट्री को खर्चा करना पड़ रहा है। जैसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सैलरीज देनी पड़ रही हैं, पेंशन्स देनी पड़ रही हैं, और अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, सब्सिडीज हो गई। तो अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स में मान लीजिए 100 रुपये कमा रही हो, लेकिन उसका जो खर्चा हो वो 150 रुपये का हो, तब फिस्कल डेफिसिट 50 रुपये का एक फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। डेफिसिट मतलब शॉर्टफॉल, कि इतना पैसा कम पड़ रहा है। तो जब फिस्कल डेफिसिट हाई होता है तब कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में जाना शुरू कर सकती है, अगर ज़्यादा ही हाई हो गया। करेंटली इंडिया का फिस्कल डेफिसिट रेंज के अंडर है और सरकार उसे काफ़ी मेजर्स ले रही है कोविड के बाद इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए। कंट्री इंपोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्टिंग, अब मान लीजिए कि आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन आपका जेब खर्च जो है चीज़ें खरीदने में बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो एक टाइप का ये एक एक्सटर्नल डेफिसिट मान लीजिए, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के तौर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के तौर पे भी हम जानते हैं। तो कंट्री में इस चीज को, द कंट्री इंपोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्टिंग, इसे करंट अकाउंट डेफिसिट हम कहते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हम कहते हैं। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो दोनों गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में लिया जाता है। हेंस करंट अकाउंट डेफिसिट बिकम्स हाई। तो एक टाइप से आप मान लीजिए कंट्री का इंटरनल डेफिसिट ये हो गया, और ये जो हो गया कंट्री का एक्सटर्नल डेफिसिट दूसरे कंट्रीज के टर्म्स में। फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीटेड। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में कुछ सेविंग रखी है और वो उस सेविंग में आपने गोल्ड रखा है, कुछ कैश रखा है, और साथ ही साथ मान लीजिए आप डॉलर्स भी ला के रख दिए हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर्स की कीमत रुपए से ज़्यादा होती है। तो एक टाइप से मान लीजिए इंडिया का भी एक सेविंग है जिसमें गोल्ड है, थोड़ा थोड़ा कैश है, और कुछ कुछ बाकी करेंसीज भी इंडिया रखता है। बाकी करेंसीज रखने का इंडिया का काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, बट इन जनरल अगर फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाते हैं वो किसी कंट्री के लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। तो अगर फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस आने की शंका होती है। वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन इट्स इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशंस। मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप उस उधार को वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक बहुत नेगेटिव इकोनॉमी के लिए सिचुएशन होती है। यही चीज़ जब कंट्री लेवल पे लागू होती है तो कंट्री की कहीं ना कहीं ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, कंट्री पे ऊपर भरोसा, और कंट्री के जो एसोसिएशंस हैं वो वीक होने लगते हैं। तो जब ऐसा होगा तो कंट्री की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये एक रीजन होता है इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशन, जो कंट्री को बाकी देशों को देने की बाकी देशों को रीपे करने की, लोन्स को रीपे करना की ऑब्लिगेशन होती है। मैसिव राइज इन इन्फ्लेशन रेट्स, मैसिव राइज। मान लीजिए आप एक चीज आज 10 रुपए की खरीद रहे हैं, अगले महीने वो 1500 रुपए की हो जाए, तो तब रुपए की कीमत जो है बहुत कम हो जाती है, और इन्फ्लेशन रेट कम होने की वजह से करेंसी पे सीधे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। करेंसी जो बाकी कंट्रीज के मुकाबले जो रेट होता है, एक्सचेंज रेट, वो बहुत कम हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब यही रीजंस कहीं ना कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका में एप्लीकेबल होते हैं। दोनों कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं और दोनों के ये रीजन है। पाकिस्तान में
जैसा हमने पढ़ा, हाई इन्फ्लेशन है वहाँ पे 24.5%। इंडिया का इन्फ्लेशन जनरली 2 to 6% के बीच की रेंज में रहता है। हाई इंडेटनेस है, जैसे कि हमने पढ़ा कि दूसरी कंट्रीज से पाकिस्तान ने, जैसे चाइना से बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने उधार ले रखा है। वीक एक्सटर्नल पोजीशन, जब जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड काम करती है, उसको रोकती है। कहीं ना कहीं एक ग्लोबल क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और अगर ये किसी को ग्रे लिस्ट में रखती है, मतलब वो कंट्री इन पैमानों पर अच्छा नहीं खरी नहीं उतर रही है, उस कंट्री में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो बाकी जो कंट्रीज जब उस पाकिस्तान को देखती हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। फूड क्राइसिस है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं है, पॉवर्टी है वहाँ पे, एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत बैकवर्ड है। टेररिज्म एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तीनों नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं। और उसके बाद फ्लड्स इन 2022 का हमने सुना था कि लास्ट ईयर काफ़ी सारे बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, बहुत सारा एरिया फ्लड हो गया था। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास आज करेंसी इश्यूज हैं, करेंसी शॉर्टफॉल है, इकोनॉमी में रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहे हैं। वहीं श्रीलंका के इकोनॉमिक इश्यूज थोड़े से अलग हैं, दोनों इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहे हैं, लेकिन दोनों के रीजंस थोड़े अलग हैं। यहाँ पे हम देखते हैं शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो श्रीलंका में क्या होता था, कन्वेंशनल फार्मिंग होती थी, यूरिया यूज करते थे, डीएपी यूज करते थे, फॉस्फेट यूज करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे। श्रीलंका ने क्या किया, बोला एक दिन एक दिन श्रीलंका ने बोला कि हम आज के बाद से कभी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, बोल तो दिया कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, बैन कर दिया सारे केमिकल फर्टिलाइजर, उसका इंपोर्ट, उसका प्रोडक्शन, लेकिन उनके पास खुद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने की कैपेसिटी ही नहीं थी। जब उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, तो उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, लोगों की फसलें उग ही नहीं रही हैं अब, जे अगर उग भी रही हैं तो बहुत कम यील्ड है उनका, कम हार्वेस्ट है। तो ये एक इम्प्रॉपर प्लानिंग वाली बात हो गई। डिक्लाइन इन टूरिज्म पोस्ट कोविड एंड ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट। श्रीलंका जो कंट्री है, एक टूरिज्म के मामले में बहुत पॉपुलर कंट्री मानी जाती है, लेकिन 2019 में वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, और कोविड की वजह से अब वहाँ पे टूरिस्ट जल्दी नहीं आ रहे हैं। अब टूरिस्ट ही जब मेन उनकी कमाई थी और अब नहीं आ रहे हैं, तो ये एक उनके लिए मेजर इशू बन गया। चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी एक रीजन है। चाइना ने बोला कि हम आपको ढेर सारा आपको लोन दे देंगे, लेकिन उसके बाद आपको कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी फुलफिल करने की। बट श्रीलंका जो है उस लोन को वापस नहीं कर पाया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जितना भी सेविंग्स हैं उनके पास, सब कम हो गई। इफेक्ट ऑफ टैक्स कट्स अंडर द न्यू गवर्नमेंट, सरकार जब नई आई वहां पे, तो लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने बोला कि आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, हम टैक्स रेट कम कर देते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, सरकार को नुकसान हुआ। सरकार को नुकसान कैसे हुआ, सरकार के पास रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है, सरकार की कमाई ही कम हो रही है, और हाई इन्फ्लेशन, ये चीज हमने दोनों जगह पे देखी थी। वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, इंडिया में भी कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आया है? ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ आया है, और 3 बार हम इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर चुके हैं। 1957 और 1964 के बीच, तब जो हमारा 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत प्रमोट किया था, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने एक चीज, हमने आत्मनिर्भरता वाला जो एस्पेक्ट होता है, सेल्फ डिपेंडेंस वाली जो फैक्टर होता है, वो इग्नोर कर दिया था। हम लोग जो है हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, हम लोग बाहर से सामान ज्यादा खरीद रहे थे, दूसरे देशों से ज्यादा खरीद रहे थे, और हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम खुद उन्हें कुछ नहीं बेच रहे थे, तो हमारी जेब से पैसा सिर्फ जा रहा था। और नॉन एग्जिस्टेंट कैपिटल अकाउंट, हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमारे यहाँ कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या, और एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, एनआरआई अकाउंट्स हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो गई, इनका कोई कॉन्सेप्ट तब बहुत ज़्यादा नहीं था। 1981 में हमने एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया था, ये भी इसी की वजह से, जब हमारा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस एकदम से हाई हो गई थी। यहाँ पे हमने आईएमएफ से लोन मांगा था,
और 1991 सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एनसीईआरटीज में आपको पढ़ना भी है। इसके बारे में आप जाके रीड करिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे भी 1991 में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, और ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ ना कुछ रीजंस थे, कुछ डोमेस्टिक रीजंस थे, कुछ इंटरनेशनल रीजंस थे। डोमेस्टिक रीजंस में जैसे हम लोगों ने बाहरी देशों से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था, इसलिए हमारी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा थी, हमें लोन की भरपाई करने की बहुत ज़्यादा कंपल्शन थी, और इतना ज़्यादा हमारा रेवेन्यू था नहीं। उसके अलावा हमारे फॉरेक्स रिजर्व, जो हमारा फॉरेन करेंसी की जो होती है सेविंग्स में, वो कम पड़ गई थी। और गल्फ वॉर की वजह से भी हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। इंपोर्ट कवर जो है हमारा, बाहर से इंपोर्ट करने की क्षमता, इंपोर्ट करने लायक जो हमारे पास पैसा बचा था वो सिर्फ 5 महीने का बचा था, जो कि बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन थी। 5 to 6 months का लोअर रेमिटेंस हमारे पास, बाहरी जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं उनसे रेमिटेंस मतलब पैसा जो वो लोग इंडिया में वापस भेजते हैं वो बहुत कम था। वो इंडिया के लिए एक फॉरेक्स अर्निंग होती है असल में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि इंडिया हैड इकोनॉमिक क्राइसिस ओनली वंस, या फिर इंडिया हैड इकोनॉमिक क्राइसिस ओनली ट्वाइस। तो आपको पता होना चाहिए 3 बार ऐसा हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं इसके इकोनॉमिक क्राइसिस जो होता है इसके क्या सल्यूशंस हैं। तो हमें पता है कि यह क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, कि हमारा कंट्री के अंदर जो है इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, हमारा टैक्सेस से रेवेन्यू कम आता है, हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, कंट्री के बाहर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है, हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं, अपना रुपया जो है हम बाहर स्पेंड कर रहे हैं, और हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ खर्च कर रहे हैं बेसिकली। उसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, ये बहुत जनरल टाइप के सोल्यूशंस है। इंप्रूवमेंट इन करंट अकाउंट बैलेंस, हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक हाई होना चाहिए, और जो हमारा नॉन इसेंशियल इंपोर्ट है, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बाहर से खरीदने की, उन चीज़ों का इंपोर्ट कम करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन कैपिटल अकाउंट बैलेंस, जितना भी हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, और ऐसे और इन्वेस्टमेंट हो गए जो बाहर से पैसा आ रहा है, किसी तरह हमें उसको और प्रमोट करना चाहिए। जैसे एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एनआरआई डिपॉजिट्स हो गए। और आईएमएफ से हम लोन्स ले सकते हैं। आईएमएफ ऐसी सिचुएशन में सामने आके मदद करने की प्रपोजल रखता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी भी फॉलो करवाता है। उसके अलावा करेंसी डिवैल्यूएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होती है कि जब हम अपनी करेंसी बाकी करेंसी जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, उसके मुकाबले कम कर दें। मान लीजिए कल ऐसा था कि $1 की कीमत 70 रुपए थी, और आज क्या है, डिवैल्यूएशन के बाद $1 की कीमत 100 रुपए है। तो मतलब रुपए की कीमत घट चुकी है, लेकिन इससे फायदा होता है, कुछ कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। इससे एडवांटेज ये होता है कि जो बाहर के देश हैं, जब उनके लिए रुपया और चीप करेंसी बन गई, तो वो लोग इंडिया से चीज़ें और गुड्स एंड सर्विसेज और सस्ते में खरीदेंगे। जब चीज़ें और सस्ती हो जाएंगी तो डिमांड इसकी एक टाइप से और ज़्यादा हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी इंडिया की बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, क्योंकि इंडिया अब बाकी और सस्ता सामान बेचेगा। तो इससे क्या होगा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और जब इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंडिया में इंकरेजमेंट होगा और इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ साल पहले चाइना जो है अपनी करेंसी डिवैल्यूएट कर रहा था, ताकि उसकी जो इकोनॉमी है स्ट्रांग बनी रहे यूएस के मुकाबले। और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स जो हो गए, जिनके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। जैसे इंडिया में रिफॉर्म जो 1991 में हुए थे, वो टाइप का रीस्ट्रक्चरिंग करने से इससे कुछ फायदा होता है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो क्या है ये, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो इसको आप एक कोऑपरेटिव बैंक की तरह समझ सकते हैं, कि अलग अलग देश जो हैं मिलते हैं, एक छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक बनाते हैं, अपनी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन उस बैंक में रख देते हैं,
और जब भी किसी को ज़रूरत होती है, जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस जाता है, जिसको पैसे की ज़रूरत होती है, बड़े लोन की ज़रूरत होती है, तो वो कोऑपरेटिव बैंक उसके पास आके अप्रोच करके कहता है कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए अगर सोल्यूशन चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो बेसिकली यही है आईएमएफ, आसान भाषा में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 member countries, each of which has representation of IMF's executive board proportion to its financial importance, so that the most powerful country in the global economy have the most voting power. तो जितने भी देश हैं अपने इकोनॉमिक क्षमता के हिसाब से आईएमएफ के बोर्ड में बैठते हैं और उसी हिसाब से अपनी इकोनॉमिक वैल्यू और पावर को असर्ट करते हैं। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 1944 में, जुलाई 1944 में बना था अंडर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स, आप शब्द याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंडर आईएमएफ बना था, वर्ल्ड बैंक बना था, डब्ल्यूटीओ बना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, ये एग्जाम में आता है। और उस टाइम पे 44 कंट्रीज ही थी एट दैट कॉन्फ्रेंस, sought to build a framework for economic cooperation to avoid a repetition of competitive devaluation and that had contributed in the Great Depression of 1930s। 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तो ये अलग अलग कंट्रीज एक साथ ही सब अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करने लगी थी, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल गया वो। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आईएमएफ बना है। अब इसके कुछ बेसिक्स हम जान लेते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स हैं कि इसमें 189 कंट्रीज है, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और ये कुछ इसके मेजर बोरोवर्स हैं। अब इसका काम क्या है असल में, पूरी दुनिया में आईएमएफ क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा। सबसे पहला है फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन मतलब अलग अलग देशों के बीच पैसों का लेन देन जो हो गया, करेंसी का लेन देन जो हो गया, और जो कोऑपरेशन हो गया इस एक्सचेंज को लेके, उसको आईएमएफ कहता है मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करना चाहता है। अलग अलग कंट्रीज जैसे हो गई, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ग्रीस हो गया, और ऐसी कंट्रीज में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्लोबल और कंट्रीज पे भी फर्क पड़ता है। तो इसको कम करने का एम होता है आईएमएफ का। आईएमएफ कहता है मैं हेल्प करूंगा वहां पे आके अगर आपको इशू हुआ तो। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, और प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। तो ये अक्सर करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि व्हाट इज द एम ऑफ आईएमएफ, और उसमें से आपको ये जो हैं ये पता होने चाहिए ताकि आप उनमें से चूज कर सकें कौन सा है कौन सा नहीं है। और उसके बाद ये एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होता है एग्जाम का कि कौन अलग आपको रिपोर्ट दे देंगे और रिपोर्ट और पब्लिशर को मैच करने के लिए बोलेंगे। तो आईएमएफ जो है ये वाली रिपोर्ट्स हर साल निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जो कि आपका एक टाइप से इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वैसा ही होता है, लेकिन ग्लोबल स्केल पे होता है। बताता है कि पूरे कंट्रीज में कौन कौन से सेक्टर्स अच्छे जा रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज अच्छा काम कर रही हैं, कौन सी कंट्रीज बहुत तेज डेवलप कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो ये काम होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, फिस्कल मॉनिटर, रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स देती है आईएमएफ। तो ये आपको, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये कुछ फैक्ट्स एग्जाम में आ सकते हैं। अब बेसिकली काम कैसे करती हैं चीजें, पहले हम जान लेते हैं कोटास के बारे में। तो कोटा क्या होता है, एक टाइप से जिसमें कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे थे, उस कोऑपरेटिव बैंक की मेंबरशिप फीस होती है, मान लीजिए कोटा जैसे आईएमएफ में हो गया। तो कोटाज आर पूल्ड फंड्स ऑफ मेंबर नेशंस जनरेटेड दैट जनरेट मोस्ट आईएमएफ फंड्स। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग मेंबर कंट्रीज ज्वाइन करने के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं और समय समय पर और कंट्रीब्यूट करती हैं, ये आईएमएफ का एक सोर्स ऑफ फंड्स होता है। इसके अलावा एक और सोर्स होता है जो अलग अलग कंट्रीज आईएमएफ से लोन लेती हैं। तो मान लीजिए मेरे को उस कोऑपरेटिव बैंक में जाके एक खाता खोलना है, एक अकाउंट बनाना है, ताकि आने वाले समय में मेरे को कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए। तो मैं जाता हूं इस बैंक में, और मेरी तरह काफी सारे लोग जाते हैं यहाँ पे,
जो अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं। तो ये वाला बैंक कहता है कि आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसे देने होंगे। तो मैं उससे पूछूं कि मेरे को फिर कितना मेंबरशिप फीस पे करना होगा, मेरा कोटा कितना होगा। तो वो बोलता है कोटा कैलकुलेट मैं एक फॉर्मूले से कर सकता हूँ। अगर आप एक देश हैं तो उस कोटा डिसाइड होगा आपके जीडीपी के बेसिस पे, आपके ट्रेड ओपननेस के बेसिस पे कि आप दूसरों से कितने आसानी से ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी के बेसिस पे, इंटरनेशनल रिजर्व्स आपके पास हैं उसके बेसिस पे। बेसिकली आपकी कंट्री कितनी स्ट्रांग है ये डिसाइड करेगा कि आपका कोटा कितना होगा। और ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये एक क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का कि आपको ये सारे दे देंगे और आपको इनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे अरेंज करना होगा। तो इस हिसाब से इसने मेरे से बोला कि आपको मान लीजिए 100 रुपए देने होंगे मेरे आईएमएफ में ज्वाइन करने को। और मैंने बोला ठीक है, मैंने वहां पे 100 रुपए दिए और मैं आईएमएफ का मेंबर बन गया। नेशंस विद अ लार्जर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैव लार्जर कोटास। जितना बड़ा देश होगा उतना ज्यादा कोटा देगा। और आईएमएफ ये कहता है अगर आपका कंट्रीब्यूशन, अगर आपका कोटा ज्यादा हुआ तो हम आपको बेनिफिट्स भी देंगे। बेनिफिट्स किस तरीके से देंगे? सब्सक्रिप्शन आपका अगर ज्यादा हुआ तो आईएमएफ के डिसीजन मेकिंग में आपकी वोटिंग पावर भी ज्यादा होगी। और अगर आप किसी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसते हैं तो आप और बड़ा लोन भी ले सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं कोटा को लेके। अब हम देखते हैं कि आईएमएफ कैस क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं आईएमएफ की। मान लीजिए अब मैं पड़ गया एक इकोनॉमिक क्राइसिस में, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने मेरे को पे करने हैं। तो मैं वापस से इस बैंक के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि मेरे को चाहिए लोन। वापस से इस बैंक के पास जाऊंगा और बोलूंगा मेरे को चाहिए एक लोन, मेरा घर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आईएमएफ की जो लोन देने की सर्विस है वो दो तरीके की होती है। कंसेशनल लोन देता है और नॉन कंसेशनल लोन देता है। लोन देने की इसको फैसिलिटीज कहते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं। जो कंसेशनल लोन्स होते हैं वो लो इनकम कंट्रीज को मिलते हैं और पॉवर्टी रिडक्शन और ग्रोथ के लिए मिलते हैं। जो कंसेशनल नॉन कंसेशनल लोन होते हैं ये रेट जो है इनके चेंज होते हैं, बड़े लोन्स होते हैं और उनमें कंडीशंस होती हैं। ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। नॉन कंसेशनल लोन्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 तरीके के नॉन कंसेशनल लोन्स होते हैं और जो श्रीलंका को मिला है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जब कंट्री एक्सट्रीम इमरजेंसी में हो और उसे तुरंत तुरंत फंड्स चाहिए तब उसे ये वाला दिया जाता है। और उन फंड्स की कंडीशंस भी कम होती हैं। अगर आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो आपको कुछ कोलैटरल या गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में कोई आईएमएफ से लोन ले तो उसकी कंडीशनैलिटी लिमिटेड होती है फॉर अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स। स्टैंड बाय एग्रीमेंट होता है कि मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लगभग 3 साल के लिए लोन चाहिए, क्योंकि 3 साल में जो मेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू है वो आपके लोन से सही हो जाएगी। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन होती है स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के लिए विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड और कंडीशनल लोन्स। जो कंट्रीज ज़्यादा पावरफुल हैं वो आईएमएफ से और आसानी से लोन ले सकती हैं और बड़ा लोन ले सकती हैं और उनके ऊपर भी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन होती है कंट्रीज विद साउंड फंडामेंटल पॉलिसीज एंड मॉडरेट वल्नरेबिलिटीज नॉट क्वालिफाइंग फॉर एफसीएल क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो अच्छी कंट्रीज होती हैं जो, लेकिन वो इस लोन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं, फिर उन्हें इसके थ्रू दिया जाता है लोन। और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी टू एड्रेस मीडियम टर्म इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो जो श्रीलंका है उसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हिसाब से लोन मिला है और श्रीलंका को कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करने पड़ते हैं। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि आईएमएफ कहता है अगर मैं आपको लोन दूंगा तो आपके ऊपर कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस ये होती हैं, जैसे इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स करे थे वो इन कंडीशंस के हिसाब से करे थे। क्यों? क्योंकि वो कंडीशंस बाइंडिंग होती है। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आईएमएफ की कंडीशंस जो है लोन लेने के बाद बाइंडिंग होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? अब आईएमएफ जो है कंट्री में जा रहा है जहां की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आईएमएफ खुद पैसे दे रहा है, तो आईएमएफ चाहेगा कि ये लोन है मेरे को आगे चल के वापस मिले।
लेकिन कंट्री की अर्थव्यवस्था, उसकी पॉलिसीज, उसके रूल्स अच्छी नहीं है, तो आईएमएफ कुछ रूल्स सजेस्ट करेगा, कहेगा कि आप ये बदलाव करिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इसमें दोनों का फायदा है, देश का भी फायदा है, आईएमएफ का भी फायदा है। देश में जो है अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से ऊपर ऊपर उठेगा, और जो आईएमएफ है आगे चल के उसे अपने लोन वापस मिलने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा लगेगी। तो क्या क्या कंडीशंस हैं कि कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी लाए, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, एफडीआई बढ़ाए ताकि कंट्री के अंदर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और पैसा आए बाहर से, टेक्नोलॉजीज बढ़े बाहर की, रिड्यूसिंग सब्सिडीज हो, सरकार का जो खर्चा हो रहा है वो थोड़ा कम किया जाए, डीवैल्यूएशन हो, डीवैल्यूएशन से क्या हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो, कंट्री में बाहरी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गया, बाहरी कंपनीज आ गई, वो आके अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करें इंडिया में, ये हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकारी कंट्रोल जो होता है वो थोड़ा कम किया जाए और जो फ्री ट्रेड होता है उसे प्रमोट किया जाए, गवर्नेंस रिफॉर्म ऐसे किए जाए जैसे आज के समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, स्टार्टअप पॉलिसीज हो रही हैं, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत इंसेंटिव्स दे रही है। तो ये हो गया। और बैलेंसिंग बजट, बैलेंसिंग बजट मतलब अपने रेवेन्यूज और टैक्सेस, जो टैक्सेस हो गए, रेवेन्यूज हो गए, एक्सपेंडिचर हो गया, इनका बैलेंस किया जाए, ये हो गया। तो अब बाद में बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या हो गया। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये हैं इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होते हैं टू सप्लीमेंट द मेंबर रिजर्व। तो जब एसडीआर, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जो इसका पूरा कॉर्पस होता है, जो इसका पूरा मान लीजिए तिजोरी होती है इसकी, जिसमें हर कंट्री आके अपनी करेंसी को सबमिट करती है, तो उसको हम एसडीआर कहते हैं बेसिकली, आसान शब्दों में। फॉर सप्लीमेंटिंग में ये नाइदर अ करेंसी है नॉर अ क्लेम ऑन आईएमएफ, इट इज अ पार्शियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज। कौन कौन सी करेंसी होती हैं हमारी? एक होती है अलग अलग करेंसीज होती हैं और अलग अलग उनका वेटेज होता है। तो कौन कौन सी करेंसीज होती हैं? एक तो डॉलर हो गई, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद यूरो हो गई, इसका डॉलर से कम है। उसके बाद चाइनीज़ युआन आता है, और येन आता है, और उसके बाद पाउंड आता है। तो ये करेंसीज जो हैं, एक क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसीज को मिला के हम एसडीआर, इसे एसडीआर कहते हैं। एंड मेनी कंडीशंस अपॉन करेंसीज टू बी यूज्ड इन आईएमएफ एसडीआर। कोई भी करेंसी ऐसे ही आईएमएफ के एसडीआर में नहीं इंक्लूड हो सकती है। उसके ऊपर फैक्टर्स होते हैं कि ये करेंसी कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, लोग कितना ज़्यादा ग्लोबली इस करेंसी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे डॉलर को हर कोई यूज़ करता है, तो वो इसमें इंक्लूडेड है। यूरो एक बहुत पॉपुलर करेंसी है पूरे यूरोप में। और इन एसडीआर्स को जो है कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? तो दो तरीके होते हैं एक्सचेंज करने के। या तो जो पहला है वॉलंटरी एक्सचेंज बिटवीन मेंबर्स, मेंबर्स आपस में एसडीआर को एक्सचेंज कर सकते हैं। और जैसे श्रीलंका के केस में हुआ, अगर आईएमएफ खुद जल्दी नहीं देता है तो इंडिया जैसी एक क्रेडिबल कंट्री आईएमएफ से जाके अपील कर सकती है कि आप श्रीलंका को करेंसी प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये सारा आज का एनालिसिस था अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस, अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन श्रीलंका, अबाउट व्हाट इज आईएमएफ, हाउ आईएमएफ वर्क्स। ये चीजें हो गई, लेकिन इसी से जुड़े और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं इकोनॉमी में और प्रीलिम से रिलेटेड, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक के बाद ये आप वैसे भी एनसीईआरटीज में टॉपिक पढ़ते हैं, और ये आप एक बार फिर से जाके रिवाइज करिएगा। एक्सचेंज रेट क्या होता है डॉलर और रुपीस का, रुपी अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, ये क्या होता है ये पढ़िएगा। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पढ़िएगा, इसके अंडर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे मैंने बताया वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका आईएमएफ हो गया, और और ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस आ गए इंटरनेशनल फाइनेंशियल। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आप पढ़िएगा, क्या क्या अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, करंट अकाउंट में क्या होता है, आपका कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, आपका फॉर इंटरनेशनल रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हो गए, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया,
सॉरी, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, और इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और ये टर्म्स क्या होते हैं, एक बार आपको इनके बारे में रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इनको जाके आप अपना होमवर्क मान लीजिए। इस वीडियो के बाद आप एक बार, अगर आपके नोट्स हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपने नोट्स इनके बारे में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। सो इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस को हम मेंशन करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा, आप पॉज करके इन क्वेश्चंस को देखिएगा। इनके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया है, तो इनका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा क्या हो सकता है। तो उसके बाद कल या परसों आई टेल द इनके क्या क्या आंसर्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसको आप ट्राई करिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आ चुके हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इज दिस क्वेश्चन, आप पॉज करके देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स करंट अकाउंट। उसके बाद है क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप पॉज करके ट्राई करिए। और इसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा, इसको आंसर आप कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा। ये जो है क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2022 में आ चुका है। इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन रीसेंट श्रीलंकन क्राइसिस इन द लाइट ऑफ द प्रोसीडिंग स्टेटमेंट। बेसिकली क्वेश्चन बोला है, इंडिया और श्रीलंका बहुत अच्छे मित्र राष्ट्र रह चुके हैं पहले, उनके बीच में अच्छे संबंध हैं, और इंडिया का इस इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या कैसा रोल रह चुका है इसके बारे में आप डिस्कशन करिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दिस वॉज इट अबाउट टुडे। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड उसका आपको आंसर मिल जाएगा। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू।